So now we come on to the last part of the class on remainders, okay, where we'll be solving problems from the past CAT papers, okay, और इसे हम बोलते हैं CAT diaries. CAT diaries इसलिए क्योंकि हम पिछले CAT के पेपर में जाते और actual problems जो रिमाइंडर पे पूछे गए थे from the year 1990 to the year 2022 जितने भी रिमाइंडर्स पे प्रॉब्लम आए थे वो हम सॉल्व करेंगे, okay? और हम ये देखेंगे कि हमारा लेवल कहाँ पे है ना। और जैसे कि मैंने तुम्हें वर्कशॉप के स्टार्ट में ही बताया था कि हम इस लेवल पे पढ़ेंगे कि कैट विल सडनली स्टार्ट टू लुक वेरी वेरी इजी, है ना। तो अभी हम कैट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्चुअल पेपर से। तुम डिसाइड करो इजी है या डिफिकल्ट, ओके। ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे बट you decide this, okay? So let's solve and then you only tell how do you find the problem after what we have learned. So अभी क्या दिया है, चलो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। क्योंकि हम 1990 से आ रहे हैं तो प्रीवियस पेपर से जाते एकदम रिसेंट पेपर पे आएंगे। कैट 1998 रिमाइंडर्स पे ये प्रॉब्लम आया था। The number is formed by writing first 54 natural numbers in front of each other. जैसे so first 54 natural numbers लिखा और एक बड़ा नंबर बनाया, तो 1 लिखा, 2 3 4 5 6 10 को ऐसे लिखा, 11 12 and then so on. Find the remainder when this number is divided by 54. अब ये कितना इजी है। रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 क्या होता है, अभी तुमने ये चीज नहीं पढ़ा होगा बट ये हम डिविजिबिलिटी में देख लेंगे। क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय 8, करेक्ट ना। सो ये नंबर कितना भी बड़ा हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स देखना है ना। तो बस लास्ट 3 डिजिट्स क्या होगा, तो 54, फर्स्ट 54 नेचुरल नंबर दिया है तो लास्ट 2 क्या होगा 54, इसके पहले क्या आया होगा 53, हाँ तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो गया 354, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो 354, इसको 8 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारा आंसर है। सो 8 4 जा 32, है ना। कितना बच गया फिर 3 4, अगेन 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। इतना सिंपल आता है कैट में, ओके। सो डोंट वरी अबाउट कैट और एनी अदर एग्जाम। और कैट इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कैट के लेवल पे सॉल्व कर दोगे तो बाकी सब तो वैसे ही इजी हो जाएगा ना, है ना। कैट से ही तुम्हें इतना डर लगता है, सो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो कैट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यही अगर हमें बहुत इजीली आ रहे तो फिर तो बाकी के एग्जाम तुम समझ ही सकते हो। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 7 raised to 84 is divided by 342 and the question is being asked what is the remainder for this। ये कब आया था, कैट 1999 में ये क्वेश्चन आया था, ओके। मोस्ट ऑफ यू वर नॉट बोर्न ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके। चलो अब देखते हैं। सो अभी क्या करना है, देखो अभी मेरे पास रिमाइंडर सॉल्व करने का कितने तरीके हैं। स्प्लिट अप कर सकते हो, पावर एडजस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करूंगा, पावर एडजस्ट, क्योंकि मुझे पता है 7 पावर 3 इज 343, है ना। सो इसको ऐसे लिख देते हो 7 raised to 3 raised to what, फिर क्या, इसको 3 से डिवाइड कर दो ना, तो क्वेश्चन जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख दो। तो क्या आ रहा है क्वेश्चन, 3 2 जा 6, हाँ फिर कितना बचा 2 4 3 8 जा 24। सो ये प्रॉब्लम ऐसे रेड्यूस्ड हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट 342, हाँ। अभी 7 raised to 3 क्या होता है 343, ये मुझे पता है। तो ये बन गया डिवाइडेड बाय 342 raised to what 28, करेक्ट ना। अगर तुम्हें ये क्लिक नहीं होता है तो लिख के देखो 7 7 जा 49, 49 into 7, ठीक है। 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 343, करेक्ट। हाँ ये बट आना चाहिए, कुछ कुछ पावर तुम्हें याद होना चाहिए। 2 raised to 10 is 1024, है ना। फिर 3 raised to 5 is 243, सो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। 3 raised to 5 243 है, 2 raised to 10 1024 है, वैसे 7 raised to 3 343 है। ये सब याद रखो, बहुत काम आएगा ये, ओके। जैसे यहाँ पे ये काम है। सो डन, अभी तो प्रॉब्लम खत्म ही हो गया ना। अभी तो बहुत लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। 343 डिवाइड बाय 342, 1 मल्टीप्लाई 28 टाइम्स, आंसर इज 1। क्या टाइम पास कर रहे हो, कैट का एग्जाम है फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना। वे बियॉन्ड, वे बिलो आर लेवल, राइट। क्योंकि हमने बहुत अलग लेवल पे जाके इतना फॉर्मेट पढ़ा, फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट पढ़ा, चाइनीज रिमाइंडर पढ़ा, चाइनीज रिमाइंडर का वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ा, और ये सब कैसे प्रॉब्लम दे रहे हो। देखो ये तो हमारा पहला प्रॉब्लम था कैट 2000, है ना। स्प्लिट अप एंड सॉल्व, ना पावर एडजस्ट, ना फॉर्मेट, ना चाइनीज रिमाइंडर, कुछ नहीं, है ना। स्प्लिट अप एंड सॉल्व करो, दिस इज द लेवल, ओके। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू, बस वैसे ही कुछ सॉल्व हो रहा है। 1423 इंटू 1425 डिवाइडेड बाय 12, है ना। पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या है, तो बस इसका निकालो, बाद में उसमें 2 ऐड कर देना, इसका रिमाइंडर आएगा, बाद में उसमें 2 ऐड कर देना, इसका रिमाइंडर आएगा, हाँ। तो बस पहले वाले के लिए मेहनत करना है। तो क्या होगा, क्वेश्चन छोड़ दो, 12 1 जा 12, ठीक है। फिर कितना बचा 2 2, हाँ। अगेन 12 1 जा 12, तो कितना बचा 10 101, ठीक है। 101 आया तो 12 8 जा 96, रिमाइंडर आएगा 5,
करेक्ट ना। 96 आ गया तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, रिमाइंडर आ गया 5, क्योंकि ये 2 ज्यादा है तो रिमाइंडर आएगा 7, क्योंकि ये उससे 2 ज्यादा है रिमाइंडर आएगा 9। तो इवेंचुअली मेरा प्रॉब्लम ये बन गया 5 इंटू 7 इंटू 9, क्योंकि बीच में इंटू साइन है ना। हाँ, तो बस रिमाइंडर्स के साथ भी हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, द फर्स्ट सम ऑफ आवर क्लास कम्स इन कैट 2000। स्प्लिट अप एंड सॉल्व। तो अभी कर दो, 5 7 से कितना होगा 35, हाँ, इंटू क्या 9 डिवाइडेड बाय व्हाट 12, हाँ। सो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा -1, 12 3 जा 36, तो -36 करोगे तो कितना आएगा -1 इंटू 9 -9 डिवाइड बाय 12, सो नेगेटिव रिमाइंडर है ना। हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर -9 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, दोनों को ऐड करो, -9 + 12, 3 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द लेवल ऑफ कैट। चलो एक और दफा कुछ और हम सॉल्व करते हैं ना। अब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, नहीं कुछ पेपर में ऐसे इजी पूछे होंगे, बाद में रिसेंटली जो पेपर है उसमें डिफिकल्ट आया होगा ऐसा। चलो देखते, कैट 2002। ओके, अब ये क्या था, 2 raised to 256 डिवाइडेड बाय 17। अरे अरे अरे, थोड़ा तो लेवल इंक्रीज कर दिया करो, है ना। नीचे प्राइम नंबर लिखते हो और बोलते हो क्या इसको सॉल्व करो, फॉर्मेट अप्लाई करूंगा मैं सीधा सीधा, है ना, सोचना ही नहीं है। तो 2 डिवाइड बाय 17 आंसर क्या आएगा 2। हाँ, ब्लू पार्ट हो गया। फिर रेड पार्ट ये 17 है, हाँ, तो प्राइम नंबर है, इसका रूलर्स नंबर क्या होगा 1 लेस देन दिस, तो 16 से इसको डिवाइड करो। अरे 16 स्क्वायर तो 256 होता है, करेक्ट है ना, 16 स्क्वायर तो 256 होता है, तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा हो गया नहीं, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो सोचना ही नहीं है ना, राइट ना। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 1, और यहां से भी सोचना है तो 16 स्क्वायर आ गया 256, रिमाइंडर आ गया 0, एनीथिंग रेज टू 0, ये ऐसा बन गया ना फिर। हाँ, तो 2 रेज टू 0 ये क्या बन जाएगा 1, तो सीधा सीधा फॉर्मेट अप्लाई करो, है ना। अगर ऐसे स्टाइल में लिखना है तो लिख भी सकते हो, इसको ऐसे लिखो 2 रेज टू 16 रेज टू 16, हाँ, डिवाइडेड बाय 17, हाँ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इसका रिमाइंडर है 1, 1 मल्टीप्लाइड 16 टाइम्स, आंसर इज 1। जैसे सॉल्व करना है करो, बट जनरली हम तो ये ब्लू पार्ट और रेड पार्ट में करते हैं ना, राइट। ओके, सो देखते ही आंसर आ गया। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द लेवल ऑफ कैट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, शायद ये डिफिकल्ट हो, है ना। कैट 2003 क्या दिया अभी, 4 रेज टू 96 डिवाइडेड बाय 6, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। तो मैं फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं है ना, है ना, को प्राइम नहीं है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है 2 है ना। तो ऐसा नहीं है कि ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, तो को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, और पावर एडजस्ट करने से अच्छा कट कर देते ना, देखते ना, इसको 4 लिखो और इसको लिख दो 4 रेज टू क्या 95, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 6 है ना, इसको लिख दो 2 इंटू 3, हाँ। तो कट किससे किया, 2 1 जा 2 2 जा, हाँ, कट 2 से किया है, विच मीन्स लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब नया प्रॉब्लम क्या बन रहा है, अरे बन क्या रहा है, खत्म हो गया प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करो। 4 डिवाइड बाई 3 क्या होगा रिमाइंडर 1, 1 मल्टीप्लाइड 95 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो इवेंचुअली प्रॉब्लम क्या हो गया 1 इंटू 2, हाँ 1 यहाँ से आया, इंटू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 3, करेक्ट ना। ये सब हम इससे डिफिकल्ट कर चुके, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ से तो 1 आ गया, बाकी यहाँ से ओके तुम्हारा, इफ आई गो बैक दिस, ये तो 2 ही रहेगा ना, 3 डिवाइड बाय 2, हाँ, तो ये 2 आया, यहाँ से बनाया, नीचे तो 3 है क्योंकि 2 पहले कट हो चुका है। तो ये क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 3, आंसर इज व्हाट 2, बट 2 मेरा फाइनल आंसर होगा क्या, नहीं, कट करके सॉल्व किया है ना, तो किससे कट किया था 2 से, तो जिससे कट किया था लास्ट में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 आंसर इज 4, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4, एज इजी एज दैट, राइट। ओके, अब तक तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, बहुत इजी आ रहा है कैट का पेपर, है ना, एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव लर्नड। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अभी देखो ये रिमाइंडर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम है ना। बट क्योंकि हम एपी तो इतना देख चुके हैं, इस लेवल पे देख चुके हैं, चाइनीज रिमाइंडर में उस पर वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम बना दिया, तो एपी हमें आता है ना। एंड एज आई टोल्ड यू, एपी इज एवरीवेयर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस अलग से चैप्टर में नहीं पढ़ना है, वहां तो पढ़ना ही है ना, बट हर जगह मिलेगा, तो फिर ऐसे हम उसको अलग नहीं रख सकते, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम रिमाइंडर्स में ले लिया है। तो देखो सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर दैट गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर बताओ ना 10। ओके, मैं कैसे सोच रहा हूँ, 7 का टेबल ले रहा हूँ, उसमें 3 ऐड कर रहा हूँ, 7 1 जा 7, 3 ऐड करो 10, है ना, 7 2 जा 14, 3 ऐड करो 17, 7 3 जा 21, ओके 3 ऐड करो 24। ओके, इन शॉर्ट ये भी अपने आप में एक एपी बन रहा है, हाँ, जिसका कॉमन डिफरेंस है 7, करेक्ट ना। ये वो सारे नंबर्स है जिसको तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। करो ना इसको 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 3, इसको भी आना ही था ना, क्योंकि ये सब किस फॉर्म में, दिस इज ऑफ द फॉर्म 7a + 3, करेक्ट ना। सो 7 को 1 लिखो, 0 मत लिखना, 0 लिखा तो सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा, 3 होनी चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। इसको 1 लिखा तो 10 है, इसको 2 लिखा तो 17 है, इसको 3 लिखा तो 24 है, एंड देन सो ऑन,
समझ गया ना, ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है 7, है ना। तो मुझे बताओ अभी लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो क्या डालू यहाँ पे 13 डालता हूँ ना, 13 7 से 91, 91 प्लस 3 92 93 94, करेक्ट। इसके बाद तो नहीं आएगा 14 7 जा तो फिर वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा ना। हाँ, तो बोल रहा है ये जितने भी टर्म्स है ना इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इनका सबका सम बता। अभी हम एपी में ये चीज अच्छे से सीखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द टर्म। अभी मैं सिंपल में बता देता हूँ क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करो, ओके 94 प्लस 10 कितना हो गया 104, ओके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना होगा देखो 1 से लेके 13 तक गए ना तुम, हाँ तो 1 से लेके 13 तक गए तो कितने टर्म्स हो जाएंगे 13 टर्म्स हो जाएंगे ना, हाँ करेक्ट किया 13 टर्म्स है। और डिवाइडेड बाय, सो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय द 2, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ओके। सी मैं यही सोच रहा था कैसे तुम्हें बताऊं, बट सिंपल में याद रखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमने ये किया नहीं है ना इसलिए, नहीं तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इनटू नंबर ऑफ टर्म्स वो कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है, ओके। सो हमने ये किया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 13th टर्म है, डिवाइडेड बाय 2, ओके। बस इसको सॉल्व कर दो अभी, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 इंटू 13, ये इन सब टर्म्स का सम है, ओके। एज आई सेड ये फॉर्मूला कैसे आता है ये रट्टा नहीं मारना है, ये हम समझेंगे एपी में कि ये कैसे आता है ना। इन शॉर्ट ये कोई भी दो टर्म लो, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, उनका सम हमेशा एक पार्ट होता है ना, विच वी आर टेकिंग इट अगेन एंड अगेन। छोड़ देना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखो, है ना। इसको समझेंगे एपी में कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 52 इंटू 13 कितना हो गया 520, ओके प्लस कितना हो गया 53 जा 52 3 जा 156, करेक्ट ना। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 676, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ओके। सो ये प्रॉब्लम रिमाइंडर्स का था ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो प्रोग्रेशन का था, है ना, बट रिमाइंडर्स में हमने देख लिया क्योंकि हमें प्रोग्रेशन अच्छे से आता है। नेक्स्ट, रिमाइंडर्स की प्रॉब्लम तो हम ओरली सॉल्व करते हैं ना, है ना, उसके इतना सब कैलकुलेशन भी नहीं करते, हम सीधा सीधा देखते हैं और हमें आंसर आ जाता है, राइट। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सो दिस प्रॉब्लम अपीयर्ड इन कैट 2004, ओके। क्या दिया है, देखो n दिख रहा है ना तुम्हें, देखते ही क्लिक होना चाहिए, n वाला है, a raised to n plus b raised to n is always divisible by a plus b, 15 plus 23 that is 38, okay, if n is odd, हाँ if n is odd, करेक्ट ना, करेक्ट करेक्ट। सो 38 से डिविजिबल है तो 19 से तो डिविजिबल होगा ही ना, तो डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा ना, एज सिंपल एज दिस, ओके। बट सर आपने बोला था ये सब प्रॉपर्टी याद नहीं रखना है, मुझे तो ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो एक ही बस 10 सेकंड और ज्यादा लगेगा, 15 रेज टू 23 प्लस 23 रेज टू 23 डिवाइडेड बाय 19, है ना। ये देखा तो समझ में आ जाना चाहिए, अरे ये तो a रेज टू n b रेज टू n वाला प्रॉपर्टी है, बट प्रॉपर्टी तो मुझे याद नहीं है, तो कैसे सॉल्व करूं, है ना। तो एक बार पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव लो, है ना, वो मैंने बताया था ना, जब भी प्लस होता है तो देखिए देखो ना 15 डिवाइड बाय 19 क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ -4, -4 मल्टीप्लाई 23 टाइम्स, ठीक है। फिर 23 डिवाइड बाय 19 पॉजिटिव रिमाइंडर ऑफ 4, 4 मल्टीप्लाई 23 टाइम्स, हो गया ना, ओके। डिवाइड बाय कुछ भी करो अभी फर्क नहीं पड़ता है, ये -4 बनेगा, माइनस है ना ये, हाँ ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यों रहेगा क्योंकि ये ऑड है ना, इसलिए रिमाइंडर हो जाएगा 0, राइट। सो अगर प्रॉपर्टी याद भी नहीं है, ठीक है, ओके, खुद ही खुद तुम्हें सब क्लिक हो जाएगा एज सुन एज यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस, ओके। सो वैसे ही अभी देखो फिर से वही चीज आ रहा है ना, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। x is equals to 16 cube, 17 cube, 18 cube, 19 cube. The entire thing is divided by 70. Find the remainder of this. तो मुझे समझ में आया ये क्या कर रहा है पता है, a raised to n plus b raised to n plus c raised to n plus d raised to n. Right? This will always be divisible by a plus b plus c plus d provided n is odd. n is odd. है ना। अभी तुम मुझे पूछोगे कि सर ये क्लिक कैसे हुआ, मैं यही देखता हूँ, देखो ये सेम नंबर है या नहीं, n तो मैं वो याद करता हूँ, अरे सेम नंबर है मतलब वो a raised to n b raised to n वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, यहाँ पे भी यही सोचा था, अरे सेम नंबर है मतलब a raised to n b raised to n वाला प्रॉपर्टी यूज करता है, तीन ही तो प्रॉपर्टी है, a raised to n plus b raised to n is divisible by a plus b if n is odd, है ना। n odd क्यों होना चाहिए, वो प्लस है ना तो माइनस बनाना चाहिए, हाँ। फिर a raised to n minus b raised to n is always divisible by a plus b provided n is even, है ना। तो अभी n even रखो, वो माइनस ऑलरेडी है, एंड a raised to n minus b raised to n पहले तुमने माइनस लिख दिया, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a minus b, है ना। यहाँ पे a माइनस नहीं, यहाँ पे भी प्लस हो रहा था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सब प्लस है ना तो प्लस ही होगा,
ओके, सो वहां पे लास्ट में था a raised to n minus b raised to n is always divisible by a minus b irrespective of n। तो माइनस तो यहाँ पे है नहीं ना, प्लस है, विच मीन्स वो फर्स्ट वाला दो प्रॉपर्टी। ऐसे हमने रट्टा नहीं मारा है, हमने समझ के किया, इसलिए सब कुछ याद है। सो दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय a प्लस b प्लस c प्लस d, करेक्ट। ओके, सो वो वही पूछ रहा है, इसको मैंने 70 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अभी देखो, मुझे ये तो पता है कि ये जो एंटायर थिंग है दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। ओके, सबको ऐड करोगे तो कितना होगा, 16 प्लस 17, एक काम करो इसका 17 ना, हाँ मैं तो शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा था, इसको यहाँ पे दे दो, ये बन गया 17, हाँ ये तो 17 है ही, ये बन गया 18, ये बन गया 18 है ना। 18 प्लस 18 कितना हो गया 36, 17 प्लस 17 कितना हो गया 34, राइट ना। शॉर्टकट में ऐड किया, इसका 1 इसको दे दिया, दोनों 18 हो गया, ये दोनों 17 हो गया, ठीक है। अभी 40, हाँ फिर 50 60 70, अरे दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 70 है ना, तो रिमाइंडर क्या देगा 0, करेक्ट ना। वही बोल रहा है, क्या इस नंबर को 70 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, अरे मुझे पता है कि ये जो नंबर है ना दैट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, विच मीन्स ये क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है 70, अरे तो ये तो डिविजिबल है ना 70 से, तो रिमाइंडर तो 0 देगा ना, हाँ करेक्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने रिमाइंडर्स पे बताया ना, एक्सेप्ट फॉर दिस वन प्रॉब्लम ये वाला, ओके ये सारे तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट एपीजीपी होने के बाद ये भी तुम ओरली सॉल्व करोगे। Okay, so that is where you save time in exam. This is the level of CAT. This is what you have to understand. इसलिए हमने इतना डिफिकल्ट लेवल पे पढ़ा ताकि बाकी सारी चीजें हमें बहुत ही इजी लगे। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, CAT 2005। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है 5 raised to 2p, ठीक है, सो नंबर लिख देते हैं 5 raised to 2p is being divided by 13। ओके, और पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या है ना। सो मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो क्या, 5 स्क्वायर है ना ये, तो हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 25 रेज टू पी, हाँ डिवाइडेड बाई 13, उसका रिमाइंडर क्या है। अरे ये तो और अच्छे से लिख सकता हूँ, बाई का प्रॉब्लम तो पढ़ा ही नहीं है मैंने। 25 डिवाइड बाई 13, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा 13 2 26 है ना, 13 के मल्टीपल लो 26 के आगे जाओ तो -26, करेक्ट। सो क्या आया, क्या बनाए माइनस ऑफ 1, हाँ रेज टू पी, हाँ डिवाइड बाई 13। अभी देखना है बस p का वैल्यू क्या है। ओके, p का वैल्यू अगर इवन रहा तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 13, रिमाइंडर मिलेगा 1। हाँ, p का वैल्यू अगर ऑड रहा तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 13, तो रिमाइंडर मिला -1। ये तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव के लिए दोनों को ऐड करो, आंसर होगा 12। तो आंसर इधर 12 है या 1 है, अरे p का वैल्यू देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो फिर आंसर क्या होगा 12। p क्या है ना देखा भी नहीं है मैंने अभी तक, समझा। दिस इज हाउ यू हैव टू टेक योर स्पीड इन दी एग्जाम। ओके, अभी देख लो p क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर तुमने पूछा सर अगर 1 दिया होता तो क्या, हाँ तो फिर सॉल्व करो। चलो अभी देखो ये क्या है 2 फैक्टोरियल है, हाँ तो ये क्या है इवन नंबर है ना, हाँ ये क्या है 3 फैक्टोरियल है, ये क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी इवन नंबर है। इन शॉर्ट यहाँ से जो भी नंबर आएगा ना उसमें 2 इंटू तो बनेगा ही। 4 फैक्टोरियल क्या 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 तो आएगा ही ना। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन बनेगा ही ना, विच मीन्स ये सारे नंबर 10 फैक्टोरियल तक इवन है। तो ये अगर सारे इवन है, इवन में अगर तुमने 1 ऐड कर दिया तो वो ऑड ही बनेगा ना। हाँ, कोई भी इवन नंबर ले लो, 86 1 ऐड किया तो बन गया ना ऑड। कोई भी इवन नंबर में अगर तुम 1 ऐड करोगे तो वो ऑड बन ही जाएगा, विच मीन्स p ऑड है ना। p ऑड है तो -1 मल्टीप्लाइड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स -1 मिलेगा, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या बनेगा 12, ऑप्शन नंबर बी। गेटिंग इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। ओके, सो you can easily solve such kind of problem. Okay, and let's see the last problem that was asked from remainder, that was in CAT 2005. Okay, now don't think that it won't be asked in your exam. Remainder का application बहुत ज़्यादा है, as I told you before only. Chinese remainder CM, LCM, HCF का problem बना रहे हैं ना, तो अच्छे से पढ़ो इसको ताकि बाकी के chapters और अच्छे से समझेंगे। Okay, and you never know how many problems they will ask you this year. Okay, 3, 4 और 5, you don't know. Right? So let's see. चलो देखते हैं अब क्या दिया है। n जो दिया है n फैक्टोरियल दिया है वो ये होता है, वो तो हमें पता है ना। 8 फैक्टोरियल इज व्हाट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन दे रहा है, जरूरत नहीं है इसकी है ना, ये तो हमें पता है। n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 1 मींस n 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। p is given as 1 into 1 factorial, 2 into 2 factorial, 3 into 3 factorial, 10 into 10 factorial. Okay, पूछ रहा है when p plus 2 is divided by 11 factorial तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो मैं पहले p को अच्छे से सॉल्व करता हूँ कि p है क्या, p से कुछ वैल्यू मिलेगा तब जाके p प्लस 2 आएगा ना। हाँ, तो अभी मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ। देखो ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम था ना जहाँ पे सोचना है, तो जितने सॉल्व किए ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम था। तो इसमें ना तुम्हें अभी इसको देखो, इसको ऐसे लिखो 2 फैक्टोरियल
माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर क्या है 1 है ना, हाँ तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल करोगे तो भी ये आएगा ना 1, करेक्ट। अभी इसका देखो आंसर क्या है 2 फैक्टोरियल, वो क्या होता है 2, 2 इंटू 2 इसका आंसर है 4, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस ऑफ, ओके ये प्लस है ना वो लिखा, प्लस ऑफ 2 है ना, तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 6 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 4, वही चीज कर रहा हूं मैं। ओके सो नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, बस वही चीज को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, तो अभी मुझे पैटर्न मिल गया, क्या 1 को लिखा 2 फैक्टोरियल माइनस 1, 2 को लिखा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। तो फिर बाद में क्या लिखोगे, तो फिर अभी देखो 3 है तो क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। वैसे कब तक चलता रहेगा, 10 है ना, हाँ तो 10 को क्या लिखोगे 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, करेक्ट ना। जो भी ये नंबर है उससे एक बड़ा फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, तो इसका नंबर आ जाएगा। वैसे तुम यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ये 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 24 माइनस 6 करोगे तो 18 आएगा, ये 18 है क्या, हाँ 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, हाँ तो आ रहा है ना ये सब। सो वही सेम चीज को मैं बस अलग तरीके से लिख रहा हूँ, है ना। ये क्या है, ये है तुम्हारा 4, ये है तुम्हारा 18 है कि ये है तुम्हारा 1, ये वही 1 जो ये है, ये वही 4 जो ये है, ये वही 18 जो ये है। तो ये नंबर देखा, उसके एक आगे वाला फैक्टोरियल माइनस ये नंबर विल गिव यू दिस। सो उसी से मैंने पैटर्न से बोला कि 10 है ना, उसके एक आगे वाला नंबर 11 फैक्टोरियल माइनस वही नंबर विल गिव मी दिस, है ना। तो सब कुछ आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अभी ये यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ना, तो पैटर्न क्या बन रहा है, देखो ये चीज कैंसिल हो रही है, क्या प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, हाँ प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके वैसे तो ये प्लस 4 भी माइनस 4 के साथ जाएगा, राइट। तो प्लस 10 भी माइनस 10 के साथ जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या इवेंचुअली, ये 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या है 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या है 1 है ना ये, तो हाँ ये क्या है, ये p है, जिसको मैंने अच्छे से सॉल्व करके एक छोटा सा वैल्यू लेके आया सब कुछ कट करके। ओके तो वो क्या पूछा है p प्लस 2, अच्छा p प्लस 2 तो ये होगा ना, फिर इसमें 2 ऐड कर दो, तो ये p था तो p प्लस 2 क्या हो जाएगा ये। ओके और क्वेश्चन क्या पूछा है, p प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, व्हाट इज द रिमाइंडर। सो ये इसको सॉल्व करो ना, अभी 2 माइनस 1 क्या होता है 1, सो 11 फैक्टोरियल प्लस 1, है ना। ये क्या बन गया मेरा p प्लस 2, दिस एंटायर थिंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, तो ये तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा ना, ऑफ कोर्स 10 डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर क्या होता है 0, वैसे 11 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल रिमाइंडर क्या होगा 0, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये तो 11 फैक्टोरियल से बहुत छोटा है तो वही आएगा ना 1, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सो सिंपल, है ना। बट सोचना कहाँ पे था, ये था ट्रिकी ना, एज कंपेयर टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन रिमाइंडर्स ये ट्रिकी था। ट्रिकी क्यों, क्योंकि ये सोचना था, बस इसीलिए ट्रिकी था। अभी तुम ये इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि तुमने ऐसे टाइप के नंबर पैटर्न्स के प्रॉब्लम देखे नहीं। अभी जब हम नंबर पैटर्न्स का वर्कशॉप करेंगे ऐसे सारे पैटर्न के प्रॉब्लम हम उठाएंगे, है ना, और उन्हें सॉल्व करेंगे, ताकि तुम्हें फिर एग्जाम में वो पैटर्न क्लिक हो, अच्छा इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे कट होगा तो ऐसे प्रॉब्लम सिंपल होगा, ऐसे पैटर्न के प्रॉब्लम आते हैं, वो हम नंबर पैटर्न के वर्कशॉप में डिटेल में देखेंगे। ओके फिलहाल यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी बहुत ईजी हो जाएगा, ऐसे मत समझो ये क्लिक नहीं होगा, होगा। ओके ये भी हम देख रहे हैं कि कितने पैटर्न में वो पूछ सकते हैं, ताकि वो वाला चीज क्या कैसे स्प्लिट अप करना है ताकि कट हो वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर रिमाइंडर्स। ओके हमने सब कुछ देख लिया अभी रिमाइंडर्स में, क्या हमारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्प्लिट अप, फिर पावर एडजस्ट करो, फिर कट करो, कट करके सिंपल बनाओ, फिर पावर एडजस्ट करो। ओके और कुछ नहीं हो रहा है तो ब्रह्मास्त्र हमारा है, फॉर्मेट थ्योरम, है ना। उसके बाद हमने चाइनीज रिमाइंडर भी देख लिया और ये समझा कि अच्छा किधर भी फॉर्मेट वगैरह सब अप्लाई नहीं हो रहा है तो चाइनीज रिमाइंडर अप्लाई कर सकते हो, है ना, जैसे तुम्हारा दिमाग उस वक्त चल रहा है। चाइनीज रिमाइंडर का और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, वो भी हमने देख लिया, इससे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम कैसे बनता है, तो सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद हमने जो सीखा था वो अलग अलग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई किया, है ना, और उसके बाद हमने कैट डायरी सॉल्व की, जिसपे हमने कैट के प्रॉब्लम सॉल्व किए और फिर वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगे, है ना, क्योंकि हमने एक अलग लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ओके नाउ द ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, सब कुछ आता है अभी तुम्हें, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए 2 कैंपस का जो रेफरेंस बुक है ऑन कॉन्ट्स, ओके उसमें तुम फर्स्ट चैप्टर देखोगे वो होगा नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक होंगे, बाकी सब टॉपिक को छोड़ दो, एलसीएम एचसीएफ वो जो भी है छोड़ दो, रिमाइंडर्स वाला टॉपिक पिकअप करो और रिमाइंडर्स वाले टॉपिक से रिमाइंडर पे जितने तुम्हें प्रॉब्लम मिलते हैं उन्हें सॉल्व कर दो, दैट्स इट। ये नहीं सॉल्व किया अभी तो भी चलेगा, ओके क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे से रिमाइंडर देख चुके हो। ओके बट अगर तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस द प्रॉब्लम ऑन रिमाइंडर्स।